बच्चों, आज के वीडियो में आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक्सेट्रा के बारे में चर्चा करेंगे और हम डायरेक्टली आते हैं अपने काम पर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने कहा हुआ है, तो हमने एक कंडीशनल इवेंट सिखाया हुआ लास्ट वीडियो में, देखेंगे आप लेक्चर 2 में। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन अदर वर्ड्स, अगर ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली अपनी ही अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, ये दोनों देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू पी बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू पी ए। इन अदर वर्ड्स की कंडीशंस तो अप्लाई होती हैं, मगर एक्चुअली वो कंडीशन हमारी इवेंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं। जैसे हमने कहा, दो कॉइन को टॉस करो, दोनों में हेड आ जाए, तो फर्स्ट में हेड आया एंड फर्स्ट में हेड आ गया, फर्स्ट में हेड यहाँ आ गया, मान लो इसको हमने कहा। अब सेकंड में हेड आए, तो सेकंड में हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी वही 1/2 है, मगर फर्स्ट में हेड का आना ज़रूरी था। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था, सपोज़ करो कोई कहता है कि दो हेड कंसेक्टिव आप एक कॉइन के टॉस करने पर निकाल देते हैं या ले आते हैं, तो हम आपको 20 रुपीज़ का प्राइस देंगे। ओके, तो देखें फर्स्ट में हेड आया है या नहीं आया है, ये हमारे सेकंड हैंड को हेड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, 1/2 ही प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, लेकिन ज़रूरी है इसका होना, कंडीशन का होना ज़रूरी है। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि अगर कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आपकी इवेंट नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हैं कि ए भी हो और बी भी हो, ए इंटरसेक्शन भी हो। तो यहाँ देख लें, यानी कंडीशन बी फुलफ़िल हो रही है मगर ए को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। कंडीशन ए यहाँ फुलफ़िल हो रही है मगर बी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। यानी इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ इनकी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के इक्वल हो जाएं, तब हम ए और बी को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देन ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और शॉर्ट में, ठीक है, थ्योरेटिकल बातों को ऐसे ही देखते रहिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑलराइट, कंडीशंस अफेक्ट नहीं कर रही हैं। अब देखें, आइए अब इसको थोड़ा सा और बेहतर प्लेटफॉर्म में रखते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसका फार्मूला आपको हम दे चुके हैं, बहुत अच्छे ढंग से इलेबरेट किया है सेकेंड वीडियो में। दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इफ दिस हैपन्स, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी हो गई, तब हम कहेंगे कि ए और बी हमारे क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। देन अभी जैसा कि हमने कहा कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इनको हमने कहा कि ये इंडिपेंडेंट है। तो टेस्टिंग के लिए दो का इंटरसेक्शन लो, अगर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ऐसे ही एंड, अब किसी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी ए पी बी और पी सी, तो हम कहेंगे ए बी सी हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, देन तो यहाँ पर आपकी ए बी सी आर इंडिपेंडेंट हमने कह दिया। यानी अगर कोई कहे कि हमारी 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो देखो उनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उनकी अपनी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं है। वैसे फार्मूला क्या था? बी गिवन ए लगाते, मगर ए बी को अफेक्ट न करे। फिर क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का जो हैपनिंग है वो सी को अफेक्ट न करे, तो हम इंडिपेंडेंट कहेंगे। ऑलराइट, अभी कुछ और बेहतर बातें इसमें हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने आपको एक क्वेश्चन लिख रखा है, और ये क्वेश्चन देखें, कभी मेंस में इन्होंने पूछा आपसे, और अब उसे हम आपसे कहने जा रहे हैं। देखें, इसमें कहते हैं कि 2 डाइस हैं और इन 2 डाइस को थ्रो किया गया है
फेयर डाइस। देखो फेयर का मीनिंग है कि जो 6 डिजिट्स हैं डाइस में 1 2 3 4 5 6, तो सभी के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/6 है। और अनफेयर का मतलब हो सकता है कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 के से कुछ ग्रेटर हो जाए, लेस हो जाए, एट्सेट्रा, डिफरेंट हो जाएंगी। तो कभी लोग फेयर अनफेयर का इस्तेमाल करते हैं, कभी बायस्ड अनबायस्ड का। अनबायस्ड का मतलब फेयर, ओके, किसी की तरफ उसका इंक्लिनेशन नहीं है। और बायस का मतलब वो किसी की तरफ इंक्लाइंड है। अब क्वाइन है, किसी ने कहा कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ये फेयर क्वाइन नहीं है, ये अनबायस्ड क्वाइन नहीं है, ये अनफेयर क्वाइन है, ये बायस क्वाइन है, ओके। और कहते हैं कि आपने ए और बी को साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया है। इन्होंने कहा है कि एक साथ थ्रो किया गया है। इवन इवेंट तब होगी जब कहते हैं कि पहले डाइस में इवेंट दैट ए शोज अ 4 आ जाए, पहले डाइस में 4 आ जाए। E2 की इवेंट क्या है कि सेकेंड डाइस में बी में 2 आ जाए। देखना ये यहाँ पर 4 जो अंडरलाइन हमने किया, यहाँ ये 2, ऑलराइट। और E3 क्या है, दोनों का सम ऑफ बोथ द नंबर्स, दोनों में क्या आ जाए, 8 आ जाए। इसका सम और उसका सम तो हम कहेंगे E3 हो गई। साइमल्टेनियसली ट्रायल एक है, मगर इस ट्रायल में 2 एक्ट हैं, 2 सिंपल इवेंट्स हैं। अब कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है। नहीं है, कहते हैं E1 E2 इंडिपेंडेंट, E1 E3 इंडिपेंडेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, E2 E3 इंडिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। कहते हैं इनमें से कौन सा सच नहीं है, ओके। तो आइए देखते हैं। अब हम सोल्यूशन में पहली बात तो इसका अगर सैम्पल स्पेस हम कहें, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है, तो सैम्पल स्पेस इसका हम पहले भी बना चुके हैं। 1 1 से लेकर के आप जानते हैं इधर 1 6, फिर इधर 2 1 से ये 2 6, दिस इज 4 1 2 4 6 5, और इसी तरह से 6 1 2 ये 6 6, 36 हमारे सैम्पल पॉइंट्स हो गए। अब हमको कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, तो हमको क्या टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू E1 के है कि नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है कि नहीं। तो पहले हम देखें E1, तो E1 क्या है, 4 आ जाए। देखें फर्स्ट में 4 आए, तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब यहाँ से हम कह रहे हैं पहले में 4 आया, तो देखो इस रो को देखें, 4 1 4 2 4 6, और कहीं पहले में 4 नहीं है, तो ये कितने हैं, 6 हैं। तो 6/36 इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में ये कहते हैं कि सेकंड में हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो सेकंड में देखें 2 कहाँ पर हो सकता है, तो सेकंड में 2 आपके लिए हमने यहाँ कह दिया, जैसे ये 1 2 कह दिया, ऑलराइट। और यहाँ देखें ये 2 2 आ जाएगा, ये 2 2, तो देख रहे हैं 2 इस तरह से। फिर आपका 2 3 मिलेगा, 4 2 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 1 2 मिला, 2 2 मिला, 3 2 4 2 5 2 6 2, तो सेकेंड में 2 फिर से 6 जगहों में आ गया। तो ये 6/36, और कहीं हो तो बताइए हमको, और कहीं 2 नहीं है, इसी कॉलम में है, तो ये 1/6, ऑलराइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 में ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि दोनों का सम 8 है, तो दोनों का सम 8, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, ये नहीं है। अब 1 + 2 3, ये हो गया, तो 1 2 मिला, 1 4 मिलेगा, 1 6 मिलेगा, 1 6 7 हो जाएगा, तो 3 यहाँ मिलेंगे। यहाँ 2 1 8 हो गया, 2 2 नहीं है, अब 2 3 मिलेगा, 2 4 नहीं, 2 5 मिलेगा, 2 6 नहीं, तो यहाँ 3 मिल गए। तो यहाँ 3 पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम जिनकी डिजिट्स का सम 8 है। यहाँ भी 3 ऐसे हैं जिनकी डिजिट्स का सम क्या है, 8 है, तो 3 3, तो कितने हो गए, ये 6 रोज़ हैं, तो 18, तो इक्वल टू 18/36 इक्वल टू 1/2, ऑलराइट। अब हम आपको ये टेस्ट करेंगे कि एक्चुअली ये हमारी इवेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये क्या हैं। अब आइए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2,
अब ये कह रहा है कि पहले में 4 आए और दूसरे में 2 आ जाए, तो एक ही आपको पेयर मिलेगा। पहले में 4 दूसरे में 2, तो इस रो में आइए 4 2। वैसे भी आप देखेंगे 36 जो हमारे सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो 4 2 अकर्स ओनली वंस, पहले में 4 सेकेंड में 2, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/36। और वैसे हमने कहा था ये 2 सिंपल इवेंट्स हैं, फर्स्ट डाइस एक सिंपल इवेंट है, सेकेंड डाइस एक सिंपल इवेंट है। अब आइए पहले डाइस में 4 आए तो 1/6 प्रोबेबिलिटी, एंड सेकेंड में कितना आ जाए 2 आ जाए तो 1/6 प्रोबेबिलिटी, 1/6 इंटू 1/6। हमने कहा था एंड तो मल्टीप्लिकेशन, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, चाहे आप उस तरह से कर लें फार्मूले से, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है बता दो E2, ये बात हो गई। तो अब इसका मीनिंग आ गया कि E1 एंड E2 हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये बात तो सच हो गई। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ, और क्या कहा गया है, E1 और E3 हमने कह दिया, E1 और E3। E1 में क्या है, फर्स्ट में 4 हो, और E3 क्या है, सम 8 हो। तो पहले में 4, तो कौन कौन से हो गए, एक तो आपका आ जाएगा 4 1 सम 8, एक आ जाएगा 4 3 देखो सम 8, और एक आ जाएगा 4 5, आप देख सकते हैं कि सम 8। पहला 4 है और सम इनका क्या है 8 है, पहला 4 है और सम 8 है, तो ये कितने रह गए, ये रह गए 3/36। 3/36 का मीनिंग क्या आ गया, 1/12 आ गया। और 1/12 को एक बार हम कह रहे हैं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कितना आ गया E3। E3 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली थी 1/2 और E1 की क्या थी 1/6, तो 1/12। तो चलिए ये इंडिपेंडेंट हो गए, ये इंडिपेंडेंट हो गए। अब कहते हैं E2 एंड E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अब E2 एंड E3, तो E2 का मीनिंग क्या है कि सेकेंड हमारा एक्चुअली उसमें सेकेंड डाइस में, डाइस B में 2 आया हुआ, ये कॉलम आ गया डाइस 2, और सम क्या है 8 है, तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे 1 2, ये B के लिए है 1 2 आ गया, 1 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 2 आ जाएगा, 3 2 के बाद क्या आ गए 5 2 आ गए। तो B में 2 आया है और दोनों का सम क्या है 8 है, तो ये कितना हो गया 3/36, 3/36, और जिसे हमें कहना नहीं चाहिए फिर से क्या आ गया 1/12। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कितना कहा E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो आप देख रहे हैं E1 E2 इंडिपेंडेंट हो गए, E1 E3 इंडिपेंडेंट हो गए, E2 E3 इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये 3 स्टेटमेंट्स तो क्या हो गए, ये सच हो गए। और इन्होंने कहा है वो बताओ जो सच नहीं है, तो अपने आप ही चौथा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मगर फिर भी अब चौथे की हम जांच कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कभी कभी जैसे 2 2 के कितने पेयर्स बन गए, 3 पेयर्स, तो अगर लोग कह दें कि ये हमारी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो गई, ऑलराइट। अब हम देखते हैं इनकी इंडिपेंडेंस के लिए, तो इनकी इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, जब लोग कहें कि इतनी इवेंट्स ये इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, तो उन सभी का इंटरसेक्शन लो, तो ये कहते हैं कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, तो ये क्या कह रहे हैं, पहले में 4 और B डाइस में, दूसरे डाइस में 2, तो 4 + 2 कितना, और ये दोनों का सम, तो 4 + 2 क्या हो गया 6। अब 6 हमारा क्या है 8 तो है नहीं, और इनका कहना है कि सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसके फेवर में कोई भी 36 में नहीं है कि 4 पहले में 4 आए और दूसरे में क्या आ जाए 2, तो 4 और 2 का मीनिंग हो गया कितना 6, तो 6 हमारा 8 नहीं है, तो ये 0/36, तो ये आ गया 0, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, ओके। और नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गया बता दो E3, क्योंकि ये हमारी थी, हमने कहीं निकाला हुआ था 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/2, तो ये 0 के इक्वल कहाँ होगा प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर E1 E2 E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट, ओके। कहते हैं कि ये दरअसल हमारी क्या है इंडिपेंडेंट नहीं है। वैसे ये 3 हो गई, ये म्यूचुअली हो गई, मगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। तो ये आप प्रॉब्लम को ठीक ढंग से आपने इसको समझ लिया, ऑलराइट। कुछ थ्योरम्स आपको इम्पॉर्टेंट कर देते हैं।
कहते हैं ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट होगा। क्या कहना चाहते हैं कि ए और बी का अगर हैपनिंग उनका होना इंडिपेंडेंट है तो एक का होना और एक का ना होना भी इंडिपेंडेंट है। दो दोस्त बहुत गहरे दोस्त हैं, उनका अगर पास होना इंडिपेंडेंट है तो उनमें से एक का पास होना और एक का फेल हो जाना भी इंडिपेंडेंट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ए और बी क्या इंडिपेंडेंट हैं। अब हमको इसको देखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लेक्चर 1 देख सकते हैं, मेरे डायग्राम से हमने एक्सप्लेन किया है। अब पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी, अब ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी, पी ए कॉमन ले लो तो 1 माइनस पी बी, तो ये कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, तो पी ए इंटू पी बी बार आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए और बी बार भी हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अब आइए, अब यहाँ पर एक दूसरी बात कह देते हैं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों का ना होना, अभी क्या था, एक का होना और एक का ना होना इंडिपेंडेंट था। अब हमने कह दिया कि दरअसल दोनों का ना होना भी इंडिपेंडेंट है। तो देखें, आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, अब ये सभी में कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो हमने इसको डी मोर्गन्स लॉ से आप क्या कर दो, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब अलग अलग इंटरसेक्शन में है तो सबका यूनियन लेके एक में कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, अलग अलग यूनियन में होता तो सबका इंटरसेक्शन लेकर के सिंगल बार कर दो, डी मोर्गन्स लॉ। अब ये क्या हो गया, ये 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, तो ए यूनियन बी, दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। गेट माय पॉइंट। अब आइए, आप जानते हैं कि ए और बी हमारे क्या हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं, सो देयरफॉर ये पी ए इंटू पी बी हो जाएगा वहाँ पर, पी ए इंटू पी बी। तो इसे हमने कह दिया दिस इक्वल्स 1 माइनस पी ए एंड दिस इज माइनस पी बी और ये प्लस पी ए इंटू पी बी। ऑलराइट, अब ये 1 माइनस पी ए, ये थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं और अगर आपने नहीं सीखा तो इनको आप देख सकते हैं। दिस और 1 माइनस, इसे हमने कह दिया पी ए, 1 माइनस पी ए। ऑलराइट, यहाँ देख लें, माइनस पी बी लिया तो 1 माइनस पी ए आ गया। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए तो 1 माइनस पी ए। यहाँ कोई कहे पी ए इंटू पी बी, वाई, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, माइनस, अब यहाँ देखें, और 1 माइनस ये पी बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या आ गया, बी आ गया। अब इसका मीनिंग क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी बी बार, सो देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट। और देखें, ये हमने जो बात आपको कही कि अगर दो इवेंट्स का होना इंडिपेंडेंट है तो उनमें से किसी का ना होना भी इंडिपेंडेंट है। इफ़ देयर हैपनिंग इज़ इंडिपेंडेंट देन देयर नॉन हैपनिंग, नॉन अकरेंस इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, यानी अगर हमारी 10 इवेंट्स हैं, 10 इंडिपेंडेंट हैं, तो 6 का होना 4 का ना होना इंडिपेंडेंट है, 7 का ना होना 3 का होना इंडिपेंडेंट है, 2 का होना 8 का ना होना इंडिपेंडेंट है, सब ऑल आर इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, आइए, अब हमने कहा आपसे कि जो हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन जनरल से हमारा मीनिंग है कि वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी को हम ए है, ये जिनकी प्रोबेबिलिटी को हम 0 नहीं लेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स नहीं लेंगे, इन जनरल आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट। देखें, वन थिंग ऑलवेज कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट म्यूचुअली इवेंट्स आर नेवर इंडिपेंडेंट एंड वाइस वर्सा, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नेवर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अब देखें, आइए, अब इनकी प्रूविंग को हमने कहा, अब ये हमारी हमने कहा ए और बी, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने कहा था देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, ये हो गया।
प्रोबेबिलिटी ए इक्वल 0। और जहाँ पर ये इवेंट्स हमारी हैं तो देखो पी ए ये जनरल इवेंट्स है, इम्पॉसिबल मत लेना, और पी बी नॉट इक्वल 0। ऑलराइट, अब देखो 0 नॉट इक्वल टू ये क्या है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि पी ए पी बी मान लो एक 1/2 है एक 1/3 है, तो ये प्रोडक्ट 1/6 हो गया, 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, देख लो। क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होना चाहिए, मगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की वजह से ये 0 हो गए, जबकि जनरल इवेंट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू ये, तो ये हमारी एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आइए, हमने आपसे कहा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो आर नॉट इन जनरल, ठीक है, आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्टार्ट में कह दिया, और जनरल की हमने कहा ही है, पहले ही कह दिया। अब देखो इनकी प्रूविंग में अब है क्या, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बहुत सिंपल से प्रूफ है, आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हमने कह दिया, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ये नॉट इक्वल 0, क्यों, ये जनरल इवेंट्स हैं, तो पी ए इंटू पी बी नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ये जनरल इवेंट्स हैं, और इनको आप अलग अलग भी कह सकते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे कहते हैं, चलिए ये जनरल इवेंट्स हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, ये 0 नहीं है। अब सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल 0, देयरफॉर ए एंड बी, बहुत सिंपल वे में हमने प्रूफ रखा है, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हमारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं। ऑलराइट, ये आपने काम देखा, और अब हम एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम की तरफ आएंगे, और उसे आप समझ सकते हैं, उसे हम अप्लाई भी करेंगे, एक दो अच्छे सम्स आपको कर देंगे। तो यहाँ पर हमने आपको ये कहा हुआ है कि एक बात तो हम आपको लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कह चुके हैं कि अगर कोई इवेंट ई इज़ E1, E2, E3 तमाम सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से हो सकती है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बताया हुआ है। तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ ऑल दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स, या इसी को कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। अब जैसे हमने कहा था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पी ए प्लस पी बी आ गया। तो आप जानते हैं कि एटलीस्ट इफ़ वन ऑफ देम अकर्स, तो ये प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द इवेंट्स, यानी हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर यहाँ यूनियन सी यूनियन डी, तो पी सी प्लस हो जाता प्लस पी डी प्लस हो जाता। गेट माई पॉइंट, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं। उसी को हमने ऐसे कह दिया था कि अगर हम समझ लें ये कि कोई इवेंट हमारी इतने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में हो सकती है, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का हम सम कर दें। यानी हमने कहा था इवेंट जब होगी तो सब इवेंट होता है, सब इवेंट होती है, तो इनमें से कोई ना कोई कम से कम एक हुई है। तो ये है क्या, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स। ऑलराइट, अब दूसरे वर्ड्स में ये समझ लें फिर से लॉ ऑफ एडिशन में कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो कम से कम एक का होना, यानी उनकी यूनियन की
प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। उसी को लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या कह देते हैं कि अगर हम जान लें कि कोई इवेंट इतने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज में हो सकती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फॉर्म्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो जाएगा। ऑलराइट, अब अगर देखें इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंट हैं तो एटलीस्ट हम इस बात को कह चुके हैं, है ना, पहले के वीडियो में, मगर हमने फिर से कहा क्योंकि एक साथ चीज़ों को देख लो। अब हमने कहा कि इफ़ E1, E2, En are independent, then probability that at least one of them occurs, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, सबको जोड़ दिया था आपने, ऐड कर दिया था, एडअप कर दिया था, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स इज, इसको हमने कह दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, दरअसल कोई भी ना हो, पहली ना हो, अच्छा E1 E2 कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट ना हो, E2 सेकेंड ना हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और दरअसल प्रोबेबिलिटी ये दरअसल कोई भी ना हो, nth भी ना हो। 1 माइनस फर्स्ट नहीं होती, दूसरी नहीं होती सिंपल लैंग्वेज में, और nth नहीं होती। 1 माइनस नन अकर्स, कोई नहीं हो रही है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और कोई कहे कि कम से कम एक हो तो 1 माइनस एक भी ना हो। और आप जानते हैं जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी नॉन अकरेंस भी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हम इसको देखें कैसे, और कभी कभी लोग ऐसे कह देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर P1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 P2 है, तो लोग यहाँ लिख देंगे 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस Pn। हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं कम से कम एक का होना कैसे लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक का होना, तो यूनियन से हम nth टाइम कह चुके हैं आपसे दिस, ऑलराइट। अब आइए, तो ये प्रोबेबिलिटी है क्या, ये है 1 माइनस, हमने कहा इड, अब PA की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस PA बार, तो E1 यूनियन E2 और ये यूनियन En, दिस बार, ये A थी तो 1 माइनस PA बार। आइए, अब हमने कहा 1 माइनस, आप भी मोगान्स लॉ से जानते हैं, अगर यूनियन कई सेट्स की है और उनका कॉम्प्लीमेंट लिया गया है तो इसको आप रिजल्ट को रिवर्स कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, और अभी अभी हमने कहा था अगर तमाम सारे सेट्स का के इंटरसेक्शन में सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन लिया गया है तो आप सेट्स की यूनियन लेकर के उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, दिस यूनियन क्या आ गया, En बार, गेट माई पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओ सॉरी, यहाँ पर आपको दरअसल दिस थिंग और ये कितना डिमोगान्स लॉ से हो गया, ये यूनियन पर बार था तो हमने कहा अब अगर इस रिजल्ट को ऐसे लिखा जा सकता था, सबकी यूनियन लेकर के बार लगाते तो उसी को रिवर्स कर दिया गया है, डिमोगान्स लॉ ही। तो अब देखें ये क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार, E1 E2 En अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उनका ना होना भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्रोडक्ट देखें, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ En बार, गेट माई पॉइंट। 1 माइनस, ऐसा कोई पूछे तो कह दो कि E1 E2 En इंडिपेंडेंट है, अब लिख नहीं रहे हैं चूँकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड यू कैन लिसन वेरी वेल। तो देन उनका ना होना भी, देयर नॉन अकरेंस विल आल्सो बी इंडिपेंडेंट, तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गई, तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो 1 माइनस ए, अगर E1 की प्रोबेबिलिटी को लोग कह दें आपसे P1 तो 1 माइनस P1, ये P1 प्रोबेबिलिटी है E1 के होने के लिए, हैपनिंग के लिए, नॉन हैपनिंग के लिए क्या हो जाएगी, 1 माइनस P1। तो लोग रिजल्ट को इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि एटलीस्ट को कैसे लिखते हो, ये लिखते हो, ये A है तो 1 माइनस PA बार कह दिया। अब इस बार को दी मोर्गान्स लॉ से ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको ऐसे यूँ लिख सकते हो। अब E1 E2 En का होना इंडिपेंडेंट है तो इनका ना होना भी इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये प्रोडक्ट आ गया। तो जब कभी भी ऐसी बात आएगी तो हम इस तरह से कह देंगे कि 1 माइनस नन अकर्स, तो बात हमारी आसानी से हो जाएगी। ओके, आइए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बातें अभी कहेंगे।
एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं और उसमें सारे केसेस आपको कह देते हैं, फिर आप अपना अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाने के बाद में सम्स को ट्राई कर सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं। आइए, हमने एक एग्जाम्पल आपको ये दिया। हमने कहा कि हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं, कोई A, B, C, और इनको एक प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम हमने दिया है सॉल्व करने के लिए। अब लिख नहीं रहे, टाइम लग जाता है, सुन लें। एक और वो उस प्रॉब्लम को A सॉल्व कर पाएगा, तो A के लिए प्रोबेबिलिटी हमने कहा 1/2 है, और B के लिए प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और C के लिए प्रोबेबिलिटी 3/4 है। A सॉल्व कर लेगा उस प्रॉब्लम को, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को A सॉल्व करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और B सॉल्व कर लेगा 2/3 है, C सॉल्व कर लेगा 3/4 है। अब देखो, हमने तमाम इवेंट्स आपसे मांगी हुई है, जो पूछ रहे हैं अब उन्हें में देखो एक एक हम कहते चले जा रहे हैं। ओके, सपोज करो हमने ऐसे लिख दिया है कि इवन ये है कि A सॉल्व्स, है ना, द प्रॉब्लम गिवन टू हिम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉब्लम उसको दी गई, जैसे हमने कह दिया, तो उसको ये सॉल्व कर देता है। E2 इवेंट क्या है, B सॉल्व कर देता है, ठीक है, और E3 क्या है, ये C सॉल्व कर देता है। अब यहाँ देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो गया ये सिंबल्स में, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको वहाँ रिटर्न तो है नहीं, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। हम तो चूँकि पढ़ाते हैं तो हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ये 1/2 प्रोबेबिलिटी E2, तो ये देखें 2/3, प्रोबेबिलिटी E3 ये हमारे पास में 3/4। ऑलराइट, अब इनको देख लें। अब हमने एक एक पूछा हुआ है आपसे। पहले में हमने पूछ दिया कि ऑल ऑफ देम, सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, तो ये इवेंट है क्या, प्रोबेबिलिटी पहला सॉल्व करे, इंटरसेक्शन आ गया, और दूसरा कर दे, और तीसरा कर दे। तीनों दोस्त हो सकते हैं मगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये। ऑलराइट, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो गया, E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ओके, और आपने लगा दिया 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। आइए, आप कहते कि नहीं, अब हम कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, तब E2 तो देख नहीं रहा है कि E1 ने सॉल्व किया नहीं सॉल्व किया, और हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो अगर सॉल्व नहीं कर पाया तो हम भी सॉल्व नहीं करेंगे, दोस्ती निभाएंगे, तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं। इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 इंटरसेक्शन E2, 2 सॉल्व कर चुके हैं, तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि न सॉल्व करें या सॉल्व करें, तो ये सब तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गई। आइए, हमने आपसे कह दिया प्रोबेबिलिटी हमको बता दो कि E1 सॉल्व कर ले मगर E2 और E3 न कर पाएँ, तो देखो क्या है, E1 सॉल्व कर ले एंड E2 न कर पाए और E3 न कर पाए। अब देखें, आइए, E1 E2 E3 इंडिपेंडेंट हैं, तो इनका न होना भी इंडिपेंडेंट है। हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी, अब ये E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 बार ये इंडिपेंडेंट है, तो ये सब प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बार। ऑलराइट, अब आइए, E1 कितना था, 1/2 लगा देना, मगर यहाँ 2/3 के प्लेस पर क्या देखें, अब आपको करना चाहिए 1 - 2/3 इंटू 1 माइनस क्या है ये 3/4। ओके, आइए, एक ये आ गया कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व न कर पाए, यानी देखो इसको कैसे पूछा जाएगा, प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड। ओके, प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, तो ये देखें क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने कहा कि ये फर्स्ट भी नहीं कर पाया और दूसरा भी नहीं कर पाया और तीसरा भी नहीं कर पाया, तो ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है, इनका ना होना भी इंडिपेंडेंट है। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये बार कर दो, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये बार कर दिया, E1 बार E2, और ये लगा दें 1 - 1/2 1 - 2/3 1 - ये आप कर दिया। अब देखें, ये जहाँ पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब हमने आपसे कहा कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट 2 ऑफ देम
तो इसी तरह से केस कह सकते हैं, 2 ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। हमने कहा कि 2 लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इवेंट, ये इवेंट कैसे हो सकती है कि E1 सॉल्व करे और E2 भी सॉल्व कर ले और E3 भी सॉल्व कर दे। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज अब होने जा रहे हैं। और E1 सॉल्व कर दे, E2 सॉल्व कर दे, सॉरी E1 सॉल्व कर दे, E2 सॉल्व कर दे और E3 न कर पाए, बार कर दिया आपने। और हमने कहा ये E1 कर दे, E2 न कर पाए और E3 कर दे। और हमने कहा E1 कैन नॉट सॉल्व, E3 कैन एंड सो कैन E3। तो कहते हैं कम से कम 2। तो कम से कम 2 का मीनिंग क्या है कि एक करे, 2 न करे, और तीनों करें। तो ये नहीं कर पा रहा, ये 2 कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहा, ये 2, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं। तो इन सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो आपने कहा कि देयरफॉर PE इक्वल टू, अब देखें आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो अब करोगे ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये E2 इंटरसेक्शन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बार दिस प्लस दूसरे को प्लस थर्ड को, इसको करिएगा, इसको करिएगा। अब देखें आइए, अब मान ले यहाँ पर E1 इंडिपेंडेंट है, तो 1/2 1/2 एंड 2/3 एंड 3/4 दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। अब कहते हैं E1 और E2 तो 1/2 एंड 2/3, और थर्ड न कर पाए तो 1/4, 3/4 उसके करने की थी। ऐसे ही अदर्स को आप कर दोगे, ठीक है ना, और सबको एडअप कर देंगे। तो ये कम से कम आपसे कहें तो इवेंट ऐसे हो सकती है। अब आइए, हमने आपसे कहा कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब ये कहा गया इवेंट ये है दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो इसका मीनिंग आ गया दैट एट लीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, एट लीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। कम से कम एक स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये क्या आ गया, यूनियन। ये है क्या, यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने कहा ये E1 यूनियन E2। जब लोग कहें, ठीक है, कोई टारगेट है, 4 लोग उसको एम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट, तो एट लीस्ट की प्रोबेबिलिटी। अभी देखें आइए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, मान लीजिए कि हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि इंडिपेंडेंट हैं, जबकि है इंडिपेंडेंट हैं। और जब हम समझ गए कि इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, अभी हमने कहा 1 - 1 भी ना कर पाए, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप शॉर्ट में कर सकते हैं E1 बार दिस और दिस। देखो अभी हम इस केस को बहुत एक्सप्लेन कर देंगे आपको, इसके अंदर क्या है फिर क्लियर हो जाएगा। ए यूनियन बी का हमने एक्सप्लेन कर दिया था, वेन डायग्राम भी बनाया हुआ था। कहते हैं 1 - 1 भी ना कर पाए। अभी हमने कहा अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, उनमें से कम कम हो रही, तो 1 - नन अकर्स, 1 - 1 भी नहीं हो रही है। अब आपने इसे कह दिया कि 1 - अब ये 1/2 और ये 1/3 और ये 1/4, वाई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नॉन अकरेंस 1/2, 2/3 अकरेंस के लिए, नॉन अकरेंस 1/3, सिमिलरली 3/4, देयरफॉर नॉन अकरेंस 1/4। ये आप तो बिल्कुल शॉर्ट में आपने कर दिया इसको। अब देखें आइए, सपोज करें हमको ये बात हम नहीं समझ पाएँ, कभी अगर डाउट हो जाए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि इंडिपेंडेंट है, तो देखें आप यूनियन का फार्मूला बना दो, यूनियन E2 और ये E3। तो देखें क्या करेंगे आप, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और हम सिखा चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 माइनस 2 के इंटरसेक्शन, E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस प्रोबेबिलिटी E3 इंटरसेक्शन E1, ऑलराइट, प्लस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ठीक ना। आपको ये जो रिजल्ट आया था ये 1 - नन अकर्स, तो ये हमारे पास में जो भी रिजल्ट आया था ये कितना आ गया, ये हम समझते हैं कि 23/24 आ गया। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं,
तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने के चांसेस बढ़ गए। अब आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो अब इसको हम करेंगे नहीं, इन तीनों का सम तो कर लेंगे, 1/2 + 2/3 + 3/4, ऑलराइट, माइनस अब सपोज कर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन इवन, तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करेंगे तो 2/3 गिवन इवन तो आएगा आपको, कह रहे उसने सॉल्व किया है, तो हाउ एम आई रिलेटेड, तो आप समझ गए, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन इवन, तो वही आ जाएगी 2/3, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ E1, अपने आप लग जाएगा आपका। तो यहाँ देखो फिर से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2/3, 2/3 इंटू 3/4, 1/2 इंटू 3/4 करना, प्लस सबको मल्टीप्लाई और कैलकुलेट करना, तो यही आंसर आपका आ जाएगा 23 और अपॉन 24, यही आंसर आपका निकल आएगा। तो जब कभी डाउट है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखें आइए इस यूनियन के अंदर है क्या जो आपको हम कहना चाहते हैं, जो 1 माइनस कह करके बात हमने कर दी थी। देखो यूनियन हमारी, जैसे हमने ए यूनियन बी को क्या कहा था, ए बार इंटरसेक्शन बी, बी बार इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी। अब ये 3 आ गए तो 3 का मतलब 2 क्यूब 8 केसेस बनेंगे। अब देखें ये जो इवेंट हमारी है, तो देखें इसमें क्या है, E1 कम से कम 1 होना है, तो E1 हो रही है और E2 नहीं हो रही है और E3 नहीं हो रही, E1 नहीं हो रही है, E2 हो रही है, E3, और ये देखें ये हमारे पास में E1 तो हमने ठीक है, E3, और ये देखें E1 नॉट अकर्स और ये E3, तो 1 हो गई एग्जैक्टली। कोई कहे एग्जैक्टली 1 अकर्स तो इन तीनों का सम हो जाएगा, कोई कहते एग्जैक्टली 2 अकर्स, तो हमने जो अभी पिछला केस किया था उसमें 4 केसेज आए थे, तो जहाँ ऑल 3 अकर्स वो हटा दीजिए, 3 रह जाएंगे। अब आइए, अब आपने कहा 2-2, तो देखें ये, और आपको हम गारंटी करते हैं कि इन सब केसेस को आप 7 केसेस को ऐड करेंगे 8 आएंगे, मगर 8वां क्यों नहीं लेंगे, उसी में सारी बात छिपी हुई है। तो देखें एक ये, अब ये 2, ये सभी इसी सेट में पाए जा रहे हैं। अब आप अगर वेन डायग्राम से तीनों की यूनियन तैयार करेंगे तो ये सारे सेट्स उसमें आ जाएंगे। ये हमने कहा E1 इंटरसेक्शन दिस E2 बार, और ये E1 E3 हुई, E2 नहीं हुई। हमने आपसे कहा E1 नहीं हुई, और ये देखें किसको, E1 और E3 किसको, हमने E1 E2 का पेयर हो गया, E1 E3 का हो गया, और इस बार जो है ये हाँ सॉरी E1 2 हो गया और 1 3 हो गया। अब 2 3 को हमें होना चाहिए, ठीक है सॉरी, तो ये 2 3 इतना कह दिया, तो ये 2 3, अब देखो 2 हो गई, 1 हुई, अब 2 हो गई, कम से कम 1 होना है या तीनों हो जाएं, तो देखो ये 3, और ये देखें 3 में क्या है, E1 हो गई, E2 हो गई है ना, E3 हो गई। अब ये 7 के केसेस को हम कहें ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज हैं, तो इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर दें, और सम में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंटरसेक्शन का मतलब लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने लिखा हुआ था, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दे ऑल गो टुगेदर, इन सब को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद में, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट हैं, तो वही 23/24 आ जाएगा। ये 7 केसेस हो गए। अब 1 केस कौन सा नहीं लिया गया, ये दरअसल देखो E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार, ये क्या है, इंटरसेक्शन E3 बार। अब आप जानते हैं सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इवेंट को होना ज़रूर है, ओके, तो वो 1 हो गया। अब आपने क्या किया कि सभी का सम कितना था, 7 प्लस ये 8वीं, सब की प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या था, 1 था, तो अगर 1 माइनस ये कर देंगे तो ऑल 7 का सम आ जाएगा। तो वहाँ से भी देखो हमने एस्टेब्लिश कर दिया। वैसे तो थ्योरम सिखाई थी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो 1 माइनस नन अकर्स, एटलीस्ट 1 ऑफ देम की अगर प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो 1 माइनस नन अकर्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था कि सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम कर देते थे एटलीस्ट 1 के लिए, ये फ़र्क हो गया। तो देखिए इसको आप निकाल दोगे, 1 माइनस ये निकाल दिया, तो इसके अंदर यूनियन के अंदर ये सारे केसेस आपके बन रहे थे। तो कम से कम 1, तो देखो ये 7 केसेस हो गए कम से कम 1 के लिए, ओके, ये आपका नहीं, मगर ये भी आ गया था, तब तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई थी। भाई सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, PS की NS/NS तो 1 हो जाएगी, तो 1 आ गई थी, इसको भी शामिल करके
ये तीनों सर्कल्स जो हमारे बनाएंगे ABC के, उनके बाहर रहेगा, ठीक है ना। और अब इतनी एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ गए कि ये 7 का सम निकालेंगे तो ये 23/24 आ जाएगा। 1 माइनस ये कर देंगे जो हमने किया शॉर्ट में, तो वो भी हो जाएगा। कभी डाउट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट का, तो फार्मूला E1 यूनियन E2 यूनियन E3 लगा दीजिए। हम समझते हैं कि हमने अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। ऑलराइट, और अब देखें यहीं पर जैसे हमने आपसे कहा, अब छोटे छोटे सम सुन लीजिए और अब लिख नहीं रहे। हमने कहा कि एक डाइस है, उसको 4 टाइम्स आपने थ्रो किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 अकर्स एट लीस्ट वंस, 6 कम से कम एक बार आ जाए। तो सारे थ्रोज हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ देखें, हमने कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन अ थ्रो इक्वल टू 1/6। अब कहते हैं 1 माइनस एक बार भी अकर न करे, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6 इन अ थ्रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6। अब कहते हैं कम से कम एक बार हो जाए, तो देखो 1 माइनस कितना आ गया, 5/6 टू द पावर 4। 1 माइनस फर्स्ट टाइम 6 नहीं आया, एंड सेकेंड टाइम नहीं आया, और थर्ड टाइम नहीं आया, और फोर्थ टाइम नहीं आया। तो ये कितना हो गया, ठीक है, शॉर्ट में आपने कर दिया। 1 माइनस नो 6 इन ऑल 4 थ्रोज, किसी भी थ्रो में 6 नहीं आया, पहले में नहीं, एंड 4 बार कर दिया आपने। अब हम आपसे अगर कह दें कि 2 डाइस को थ्रो करो, और हमने कहा कि 2 डाइस को आपने थ्रो कर दिया, और सपोज करो कि 24 टाइम्स थ्रो किया। यहाँ 4 थ्रोज थे, है ना, 4 थ्रोज थे, याद रखना ये, तभी 4 किया है। अब 24 थ्रोज ऑफ 2 डाइस, तो हमने कहा 6 कम से कम एक बार आ जाए, थ्रो किया फर्स्ट टाइम 2 डाइस। हर एक ट्रायल में 2 सिंपल इवेंट्स हैं, इसके 6 और इसके 6। ये आपने 24 बार में से कम एक बार 6 आ जाए, तो आप जानते हैं कि जब 2 डाइस थ्रो करते हो तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36। ओके, एक बार 6 आएगा, 6 इसमें और 6 इसमें। तो नॉन अकरेंस ऑफ 6, तो ये हो गया 35/36। 1 माइनस 1/36, तो 35/36 नॉन अकरेंस। अब हमने कहा 24 बार थ्रो करो, तो 24 बार में एक बार भी ना आए, तो 24 बार में एक बार भी ना आए तो 35/36, और ये पावर कितना आ गया, 24। 24 बार में एक बार भी 6 नहीं आया, अब आप कर दो 1 माइनस, लीजिए आपका ये आंसर हो गया। गेट माई पॉइंट। हमने कहा 24 टाइम्स 2 डाइस को थ्रो करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 एट लीस्ट वंस, 24 बार में कम से कम एक बार आ जाए, तो 1 माइनस एक बार भी ना आए। तो थ्रो में 2 डाइस का थ्रो है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/36। तो ना आने के लिए कितना हो गया, 35/36, बट 35/36 विल अपीयर 24 टाइम्स, बिकॉज you have to confirm that 6 does not appear 24 times in all 24 throws. Okay, तो 1 माइनस एक कर दिया। अब हमने कहा कि सपोज करो कोई 2 पड़ोसी देश हैं, है कि नहीं, नेशंस हैं, और उनके बीच में हमने कहा कि यूजुअली नॉर्मली वार ब्रेक्स आउट ऑन एन एवरेज इन 50 ईयर्स। हमने कहा 50 बरस में वो दोनों पड़ोसी मुल्क लड़ जाते हैं ऑन एन एवरेज। ये पाया गया, हिस्ट्री सेज कि वो लगभग किन्हीं 2 देशों की चर्चा हो रही है, 2 कंट्रीज़ की, और वो, तो अब हमने कहा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स तक इन दोनों नेशंस के बीच में कोई वार नहीं होगा। अब आइए, तो कहते हैं 100 ईयर्स तक वार ना हो, तो पहले साल ना हो, और दूसरे साल नहीं, और तीसरे साल नहीं वार हो, तो किसी भी ईयर में वार के दरअसल न होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस
1/50। ओके, कहते हैं 50 बार साल में ऑन एन एवरेज एक बार लड़ाई छिड़ जाती है। वार ब्रेक्स आउट ऑन एन एवरेज इन 50 years बिटवीन सम टू नेबरिंग कंट्रीज वेयर एवर दे बी, वट एवर दे बी। ओके, तो कहते हैं कि ऑन एन एवरेज हम एक साल, हर साल वार न होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे, 1/50 कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं 50 बरस में एक बार हो जा रही है, तो मैथमेटिकली उसको 1/50 कह दें। तो न होने के लिए हमने क्या कहा, न होने के लिए हमने कह दिया कि 1 - 1/50 इतना कह दिया। और अब हमने कहा कि ये नेक्स्ट 100 years तक वार नहीं होगा, तो पहले साल वार ना हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी, और दूसरे साल ना हुआ और तीसरे साल ना हुआ तो यही प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ जाएगी, 100 times आ गई। तो यानी आंसर आपका फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकेंड में नहीं, थर्ड 100th ईयर में नहीं, सेंचुरी में नहीं, तो आपके पास में 49 अपान कितना आ गया, ये 50 आ गया। 49/50 रेज़ टू 100, ये हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द डाइस इक्वल टू 7 एट लीस्ट ऑन वन टॉस इज ग्रेटर देन 90%। हमने कहा है कि 2 डाइस जिनमें वही 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि इनको कम से कम कितनी बार हम टॉस करें जिससे कि कम से कम एक बार सम 7 आ जाए। तो कहते हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेज या थ्रोज बताओ कि कम से कम एक बार सम 7 आ जाए। तो अब हमने कहा कि सपोज करो हम n टाइम्स थ्रो करेंगे, कितनी बार थ्रो करेंगे, n टाइम्स थ्रो करेंगे। तो ये टॉसेज हमारे क्या इंडिपेंडेंट है, हमने दोनों को टॉस को ये किया तो 7 आ गया, फिर किया 7 नहीं आया, आ भी सकता है। तो पहले टॉस में क्या आ रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द सब्सिक्वेंट टॉसेस, उनके परिणाम को ये प्रभावित, कोई भी टॉस एक दूसरे के रिजल्ट्स को, सम को प्रभावित नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो अब आप सीधे आ जाते हैं, अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किसी एक टॉस में जब दोनों डाइस को थ्रो किया तो एक टॉस में सम 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/36। हमने लिख दिया 1 6 2 5, ये आ सकते हैं। 6 हमारे फेवर में है, 8 5, 8 के लिए 5, 9 के लिए 4 एटसेट्रा कम होते चले जाएंगे। तो देखें ये तो 1/6। तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 7 ऑन अ टॉस ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस, टॉस में 2 डाइस हैं, तो सम 7 ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/6 हो गई। अब कहते हैं सम 7 हमारा n टॉसेस में ना आए, तो हमने कहा n टॉसेस में ना आए तो 5/6 इंटू 5 एंड दूसरे में ना आए तो 5/6 एंड दूसरे में ना आए तो 5/6 n टाइम्स, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सारे टॉसेस इंडिपेंडेंट हैं, तो 5/6 रेज़ टू n। अब हमने कहा था एटलीस्ट वंस, अब कम से कम एक बार आ जाए सम 7, तो 1 - एक बार भी ना आए, अभी जो थ्योरम डिस्कस किया, तो 1 - एक बार भी ना आए तो ये हो गया। अगर हमसे कहता कि 10 टॉसेज हैं तो 1 - 5/6 टू द पावर 10 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि कम से कम एक बार सम 7 आ गया, अगर नंबर ऑफ टॉसेज दी जाती। मगर यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरह से कह दिया गया है कि कम से कम कितनी बार हम टॉस करें, तो हमने कहा n टाइम्स, तो ये प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहते हैं क्या, 90% यानी 0.9 है। अब हमने इसको ठीक कर दिया, इसको इधर ले आइए तो 0.1 हो गया, राइट साइड में ये चला गया। अब बेस 10 पर आपको लाख की वैल्यू देंगे वो लोग, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया कि अब यहाँ पर लाख लोगे तो क्या हो जाएगा, लाख 5 n रहेगा, लाख 5 माइनस लाख 6, ओके। और ये लेस देन, देखो उधर से ये क्या था, ये ग्रेटर था तो ग्रेटर हो गया। अब 0.1 क्या है, 1/10, तो 1/10 का लाख क्या हो गया, लाख 1 माइनस लाख 10, तो 0 - 1 तो -1। तो देखो ये क्वांटिटी लाख 5 माइनस लाख 6, ओके। बेस 10 पर है, बेस 10 लिखा नहीं जाता, और n कर दिया ये, तो n ये लेस देन -1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन को बस हमने इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। अब आइए, अब जानते हैं लाख 5 लेस होगा लाख 6 से, तो ये निगेटिव हो गया। आप क्या करें कि दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब होगा ये कि माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस का हो गया ग्रेटर, तो यहाँ आ गया 1।
और ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाओगे तो log 6 माइनस log 5 हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि n log 6 माइनस log 5 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अब उसी को हमने क्या किया है कि 1 से n ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 log 6 माइनस log 5, ये हो गया। जरा एक स्टेप हमने यहाँ पर रखा नहीं है, आप समझ गए होंगे आई होप। ये यहाँ पर -1 आ गया, -1 से लेस हो गया। अब आपने log लिया हुआ है तो n log 5 ये आ गया और लेस हो गया है। मगर ये नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस जो है ग्रेटर हो जाएगा, तो ग्रेटर हो गया। मगर यहाँ प्लस का 1 हो गया तो ये प्लस का 1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log 6 माइनस log 5 हो जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब हमारे पास में 1 राइट में है, इसके साथ में क्या था, log 6 log 5 था। अब ये पॉजिटिव नंबर हो गई तो पॉजिटिव नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप नेचुरल लॉगरिथम पर वैल्यू देखेंगे इसकी तो तकरीबन इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, ठीक है ना। log 5 की वैल्यू वो लोग आपको log 2 log 3 दे देंगे, log 10 की वैल्यू आप जानते हैं तो log 5 निकाल देंगे, ऐसा कह सकते हैं। और नहीं देंगे तो आंसर आप ये इतना ही लिख सकते हो, इतना आप सबसे देंगे वो। तो हमने इसको आपको ये शो करने के लिए ये वैल्यू रख दिया। अब ये आ गया, अब इसको डिवाइड करोगे तो 12.66 से अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। अब कहते हैं n ग्रेटर देन, तो n क्या है, होल नंबर है। अब ये 12.66 से ग्रेटर है तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 13, यानी मिनिमम नंबर। तो n को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल 13 है। ये 12 से ग्रेटर है मगर एग्जैक्टली 13 नहीं है, तो 13 ही हम ले पाएंगे। तो मिनिमम नंबर क्या आ गई, 13, यानी कम से कम 13 बार जब आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हो तो कम से कम 7 सम एटलीस्ट वंस अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी है के लिए है वो तब होगा, वो तब 90% से ग्रेटर आ सकती है। कम से कम 13 बार जब आप थ्रो करते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है तीसरे थ्रो में ही सब 7 आ जाए, ये तो प्रोबेबिलिटी है, या 13 बार में 2 बार आ सकता है आपका। कभी कभी होता है 5 बार कॉइन को टॉस करते हैं, हेड नहीं आता। अब आपने सोचा कि सर ने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई हुई थी, कॉइन को टॉस करने पर 5 बार में 3 बार या 2 बार तो आना ही चाहिए था, तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं, वो है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी वेरी लार्ज होते हैं जाकर के 1 लाख 2 लाख एटसेट्रा। हमारी बात को समझ गए अब आप। तो मिनिमम नंबर ऑफ थ्रोज कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। और हम समझते हैं बातें आपको अच्छी लगी हैं, इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू ऑल।